नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आने वाले सीटेट, एमपीटेट, सुपर टेट, साथ ही साथ अन्य टेट एग्जाम 2020 के लिए एनसीईआरटी बेस्ड पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण नोट्स जो कि कक्षा 4 के हैं। इसके पहले हम कक्षा 3 और कक्षा 5 के वीडियो अपलोड कर चुके हैं एनसीईआरटी नोट्स जो कि पर्यावरण अध्ययन के हैं, और यदि आपने उनको नहीं देखा तो आप उन्हें भी जा कर के देख लीजिएगा। उसमें आपका कक्षा 3 से लेकर के 5 तक के सभी पर्यावरण के संपूर्ण सार आपको मिल जाएगा। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे दूसरे चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वहां पर जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। और वहाँ पर आपको सभी प्रकार के एनसीईआरटी बुक्स का सॉल्यूशन हिंदी माध्यम में मिलता है। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एनसीईआरटी बेस्ड पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण नोट्स। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, जो पॉइंट है वो आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलेंगे ताकि आप आसानी से जो एक ही विषय वस्तु उसको आसानी से समझ पाएँ। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, बांस और रस्सी के बने पुल जो हैं भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। देखिए, बांस और रस्सी के पुल जो हैं ये असम राज्य में देखने को मिलते हैं। अब देखिए, कारण है असम राज्य जो है वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभी पानी जो है वो घुटनों तक भर जाता है। तो वहाँ पर बांस और रस्सी के पुल जो होते हैं इनकी मदद से रास्ते को पार किया जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर ट्रॉली। अब देखिए, ट्रॉली क्या होती है, तो ट्रॉली जो होती है ना, ये एक लकड़ी से बना हुआ झूला होता है जो लोहे की रस्सी पर लगा होता है और पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकता है और 4-5 बच्चे इसमें एक साथ बैठ सकते हैं। तो देखिए, नदी नाले इस प्रकार की जो दूरी होती है ना उसको पार करने के लिए इस प्रकार की ट्रॉली का जो उपयोग होता है वो किया जाता है ना। तो ये एक प्रकार का झूला है। आगे बात करते हैं सीमेंट का पुल। तो सीमेंट का पुल जो होता है ये ईंट और लोहे और सरिये से बना होता है। अब वल्लम क्या होता है, तो वल्लम केरल नदी में पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और वल्लम लकड़ी की बनी हुई एक छोटी नाव होती है, तो उस नाव को वल्लम कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी जो है ये हमें देखने को मिलती है राजस्थान में, और राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए होती है और जो कि रेत पर भी चल सकती है। तो देखिए, ऊंट गाड़ी का प्रयोग हम राजस्थान में करते हैं। आगे हम बात करते हैं बैलगाड़ी। बैलगाड़ी जो होती है ये हमें मैदानी इलाकों में अक्सर गाँव में देखने में मिलती है, और इसका प्रयोग जो है ये अपने किसान जो है अपने कृषि के अनाज वगैरह को ढोने में इसका उपयोग करते हैं। आगे हम बात करते हैं जुगाड़। ये आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है, तो उसे जुगाड़ यहाँ पर नाम दिया गया है। घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पक्षियों और जानवरों की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। आगे बात करते हैं बर्फ पर पैर जमाते हुए चलना चाहिए। ताज़ी बर्फ में पैर धंस जाता है, और अगर बर्फ जमी हुई है तो पैर फिसल भी सकते हैं। तो देखिए, ये पॉइंट जो है ये जब हम किसी बर्फीले क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हो तो वहाँ के लिए है। उत्तराखंड में उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते जो होते हैं ये हमें देखने को मिलते हैं, और पक्षियों के कान दिखते नहीं है लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते भी हैं। देखिए, कान उनके बाहरी रूप से हमें नहीं दिखाई देंगे परंतु छोटे छोटे से छेद होते हैं और उनकी मदद से पक्षी जो हैं सुनते हैं। आगे बात करते हैं छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर हमें दिखाई देंगे। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से नहीं दिखते हैं। तो देखिए, ये कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके कान होते हैं पर हमें नजर नहीं आते हैं। जानवरों की खाल पर जो डिज़ाइन होते हैं वो शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं, और वो जिस जलवायु में रहते हैं उसके कारण ही उस पर उसके शरीर पर उसकी खाल पर कुछ डिज़ाइनों के पैटर्न भी बने होते हैं। आगे बात करते हैं हाथी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ जो है वो खा लेता है। मतलब एक हाथी का भोजन एक दिन का 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ होती है। हाथी जो होते हैं ये बहुत कम आराम करते हैं, और हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। मतलब ये उसके
सोने की अवधि 2 से 4 घंटे में वो अपनी नींद कंप्लीट कर लेता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत ही पसंद होता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। आगे बात करते हैं। हाथी के कान जो होते हैं वो पंखे जैसे होते हैं और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा भी कर लेता है। 3 महीने के हाथी का जो वजन होता है ना वो 200 किलोग्राम के आसपास होता है। मतलब 3 महीने हाथी का जो बच्चा होता है उसका वजन 200 किलोग्राम का होता है। हाथी का झुंड, हाथी के झुंड में केवल हथनी और बच्चे ही रहते हैं, है ना। तो ये हाथी के झुंड की विशेषता होती है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता हुआ करती है और एक झुंड में 10 से 12 हथनी और उनके बच्चे सम्मिलित होते हैं। और हाथी जो है 14-15 साल तक हाथी झुंड में रहते हैं और उसके बाद वो झुंड को छोड़ देते हैं। हाथी जो है परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान जोधपुर खेजड़ली गांव से संबंधित कुछ पॉइंट की। और ये जो गांव है इसमें खेजड़ली के वृक्ष हैं, तो इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान के इस खेजड़ली गांव में खेजड़ी के बहुत से वृक्ष हैं, पेड़ हैं और खेजड़ी गांव के लोग पेड़ को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक करके खड़े हो गए थे। मतलब इस प्रकार से उन्होंने पेड़ों की रक्षा की थी। तो ये गांव जो है ये आज भी हरा भरा गांव है और 300 साल के बाद भी यहाँ लोग बिश्नोई कहलाते हैं और पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। और रेगिस्तान में होते हुए भी ये इलाका बहुत हरा भरा है और जानवर बिना किसी डर के इधर उधर यहाँ पर घूमते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को पेड़ों और जानवरों को कोई खतरा नहीं होता लोगों से। खेजड़ी जो है ये किस प्रकार का वृक्ष होता है, तो देखिए ये पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है और इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। आगे बात करते हैं। इस पेड़ की छाल जो है वो दवा बनाने के काम में आती है और इसकी लकड़ी में कभी भी कीड़ा नहीं लगता, मतलब कीड़े इसको नहीं खा सकते हैं। पेड़ की फलियां सब्जी के काम में आती है और पत्तियां जानवर रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। आगे हम बात करते हैं अनीता कुशवा चमकता सितारा एक गर्ल स्टार से संबंधित कुछ पॉइंट की। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी को बदला है। बिहार मुजफ्फरनगर लोचाहा गांव, इस इलाके में लीची के बहुत से पेड़ पाए जाते हैं और लीची के जो फूल होते हैं मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में लोग मधुमक्खी पालन करके शहद बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है। अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। देखिए ये जो टाइम पीरियड है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी पालन का जो समय होता है सबसे उपयुक्त समय होता है और ये कई बार पूछा जा चुका है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं और मधुमक्खी एक बक्से में 10 किलो तक शहद जो है मधुमक्खी के बक्से से प्राप्त होती है। मधुमक्खी का छत्ते से संबंधित कुछ पॉइंट हैं, जैसे एक छत्ते में रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो एक काम को छोड़कर कोई और काम नहीं करते हैं। आगे है छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती है और ये दिन भर काम करती है शहद के लिए, फूलों का रस यही ढूंढती रहती है। इन्हें हम श्रमिक मक्खी भी कहते हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर होता है। ये इस प्रकार से मधुमक्खी एक दूसरे को सिग्नल देती है। ये काम करने वाली मधुमक्खियां इसी रस से शहद बनाती है और छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी काम करने वाली मधुमक्खियों का होता है और रानी मक्खी केवल अंडे देने का काम करती है। आगे यहाँ पर हम देखते हैं चींटी, दीमक, ततैया से संबंधित। चींटियाँ जो होती है ये भी मिलजुल कर रहना पसंद करती है और हम देखते हैं चींटियाँ जो है वो कॉलोनी में एक समूह में रहना पसंद करती है। चींटियों का काम बड़ा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियाँ जो होती है भोजन ढूंढ करके बिल तक लाने का काम करती है। दीमक और ततैया भी समूह में रहना पसंद करते हैं।
अब यहाँ पर कुछ स्थान है जो कि जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड़, ये गुजरात राज्य में स्थित हैं। इसी प्रकार से कोझिकोड जो है ये केरल मडगांव में स्थित है। मडगांव गोवा में स्थित है और गोवा से केरल तक के रास्ते में केवल 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। कभी कभी इस प्रकार का प्रश्न भी आ जाता है कि इस स्थान से स्थान तक कितने सुरंगें, कितने पुल हैं। तो ये यहाँ पर गोवा से केरल तक के बीच में रेल के रास्ते में जो सुरंग आती है और जो पुल आते हैं उनकी संख्या है। मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, ये कुछ भाषाएं हैं जो वहाँ पर बोली जाती है। मलयालम में हम बात करते हैं, माँ की जो बड़ी बहन होती है उसे हम वलियम्मा कहते हैं। माँ की माँ को अम्मुमा कहा जाता है। और केरल में पानी के इधर से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। आंध्र प्रदेश के लोगों का एक विशेष समूह विशेष कैंप लगाता है और इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद भी की जाती है। तो ये स्कूली बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए कार्य किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर इस पॉइंट की बात इसमें की जा रही है। कबड्डी खेल की बात करते हैं। छेड़गुड़ू, हुतुतु, हाडुडू, छूकिट, किट, कबड्डी आदि आवाज़ें जो है कबड्डी के खेल में हमें देखने को मिलती है। आगे यहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी से संबंधित कुछ पॉइंट हैं। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर महिला है और वह अब तक 130 किलोग्राम वजन तक उठा लेती है और भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं और इनके पिताजी जो हैं ये भी पुलिस में हवलदार हैं। आगे हम बात करते हैं उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच जो फूलों की घाटी है मधुबनी, इससे संबंधित प्रश्न तो आपने कई बार देखा होगा। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है और त्योहार एवं खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं, है ना, जो कि चावल के घोल से तैयार होते हैं। और ये चित्र जो होते हैं ये पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिला करके बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि जीव जंतु जो हैं ये साथ में बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी जो है ये बहुत बनाई जाती है। केरल में केले की सब्जी जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध होती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। ये कुछ व्यंजन है जहाँ जिस क्षेत्र में बनाए जाते हैं उससे संबंधित पॉइंट हैं। गुलदावरी जीनिया से के रंग से बनाए जाते हैं और उन रंगों से कपड़ा रंगा जाता है। तो ये एक रंग है और इस कपड़ों को रंगा जाता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला जो ये इत्र के लिए मशहूर होता है, तो यहाँ पर इत्र के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? कन्नौज है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा से तैयार किया जाता है। तो तरह तरह के इत्र जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और डेरा गाजी खान ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है ना, इसलिए हम घर के जो दीवारें होती है, पुराने कच्चे घरों की दीवारें, उनको उसे गोबर से लेपा जाता था। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम और कीकर की लकड़ियों को फ्रेम पर बिछा दी जाती है। सोहना गांव जो है ये हरियाणा में स्थित है और सोहना से दिल्ली जाने के लिए रास्ते में गुड़गांव मिलता है। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबाल लेना। इस प्रकार से हम साधारण रूप से पानी को साफ कर सकते हैं। और वेलवनी का गांव जो है ये कर्नाटक में है। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम जो है ये शुरू होता है। अब देखिए, जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम, तो ये कुछ लोग जो है, वैसे तो प्याज की खेती जो होती है इधर की जाती है नवंबर से इधर मार्च के बीच में। कहीं कहीं पर हम देखते हैं जो नासिक प्याज होते हैं उनको उधर बरसात के समय में भी लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है ना, ये उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। और वैसे जो है प्याज और लहसुन की खेती जो है ये तो नवंबर से हम मार्च के बीच में, अप्रैल के बीच में करते ही हैं। तो ये पॉइंट उस एंगल से समझिएगा आप। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। कर्नाटक में हल को कुरिंगे कहा जाता है और कुछ पौधे बिना बोए अपने खेतों में अपने आप उग जाते हैं, जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। मतलब जो जिनको नहीं बोते हैं और ऐसे पौधे जो उगते हैं वो हमारी फसल के लिए खरपतवार होते हैं।
खरपतवारों को निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही पी ले लेते हैं और फसल कम होती है। अगर प्याज को समय से ना खोदा जाए तो वह ज़मीन के अंदर ही सड़ जाती है। कर्नाटक में हसिया को इलगे भी कहा जाता है। आगे यहाँ पर गिजुभाई बधेगा, ये एक महत्वपूर्ण हमारे इस पर्यावरण अध्ययन में व्यक्तित्व हैं। और गिजुभाई गुजरात में रहते थे और वहाँ बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से कहानी पत्र लिखा करते थे, इसलिए इनका नाम जो है वो शिक्षाविद के रूप में जाना जाता है। पक्षियों के बारे में जानकारी है। कलचिड़ी जो है इंडियन रॉबिन इसका नाम है। और कलचिड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। कलचिड़ी की चोंच जो होती है अंदर से लाल होती है। कलचिड़ी छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाने का काम करती है। आगे बात करते हैं कौवे से संबंधित। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें देखने को मिलती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है और ये अपने अंडे उस कौवे के घोंसले में देती है। कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है और कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सहता है। कभी कभी कोयल कौवा के अंडों को फेंक देती है और अपने अंडे रख देती है। देखिए कोयल कितने चतुर पक्षी है, कौवे के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे रख देती है और कौवा बेचारा उन अंडों को अपना समझ करके सहता रहता है। कौवा जो है ये पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। आगे बात करते हैं फाख्ता एक ऐसा पक्षी होता है जो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में अपना घोंसला जो है ये बनाता है। इससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। आगे बात करते हैं कबूतर। कबूतर जो है ये अपना घोंसला पुराने मकान, खंडर आदि में घोंसला बनाते हैं। बसंत गौरी ये गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बना करके उसमें अपने अंडे रखते हैं। आगे बात करते हैं दर्जन चिड़िया। और ये जो चिड़िया होती है ये अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसकी बीज बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। एक पक्षी होता है शकरखोरा और ये जो शकरखोरा होता है ये किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। आगे बात करते हैं शकरखोरा, ये 2 बार आ चुका है। ये अपना घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते और रुई, पेड़ की छाल आदि से बनाता है। टुकड़े मकड़ी के जाले आदि कपड़ों के चित्रों से बनाते हैं। अगला है नर वीवर पक्षी। ये जो पक्षी होता है अपने घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर पक्षी जो है नर के बनाए हुए घोंसले को देखती है और उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें अंडे देती है। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं और जब अंडों से बच्चे निकल आते हैं तो वो अपना घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे पेड़, जमीन और पानी में। आगे हम देखते हैं इसमें कुछ जानवरों के बारे में। जैसे कि पहले यहाँ पर बात की जा रही है गाय की। गाय के आगे के दांत जो हैं पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं और घास चबाने के लिए पीछे के चपटे दांत बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते बल्कि निगल जाते हैं और उन दांतों का उपयोग वो काटने के लिए ही करते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। देखिए हम चूहे का भी ऐसे ही होता है कि चूहा और गिलहरी जो होते हैं यदि ये किसी चीज़ को नहीं काटे तो इनके दांत काफ़ी लंबे हो जाते हैं, इसलिए हमेशा किसी चीज़ को कुतर करके अपने दांतों को घिसते रहते हैं जिससे कि इनके दांत जो हैं वो बैलेंस में बने रहें, छोटे बने रहें। तो इस प्रकार से ये चीज़ों को काटते पीटते रहते हैं। आगे बात करते हैं पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो कि अहमदाबाद में स्थित है। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा जैसी बीमारियां जो है ये हो जाती है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में हमें पानी पीते रहना चाहिए। आगे बात करते हैं कर्नाटक, इसमें होलगुंडी गांव है और बच्चों की पंचायत भीमा संघ होलगुंडी गांव में
बच्चों की पंचायत है। नलबंडा आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है और बाजार गांव महाराष्ट्र का क्षेत्र है। घास की जड़ें बहुत ही मजबूत होती है और इन्हें खुरपी से खोदकर ही निकाला जाता है। आगे बात करते हैं घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा वो जमीन के अंदर फैला होता है जड़ों के रूप में। बरगद के पेड़ों की लटकनें या उसकी जो जड़ें होती है वह टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है। तो ऐसी जड़ें जो होती है अब स्तंभ जड़ें भी कहलाती है और ये ऊपर से लटकती हुई नीचे जमीन के अंदर घुस जाती है। बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती है। आप कोई भी हरा पेड़ नहीं काट सकते भले आपने ही लगाया हो। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है और अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित में निकाली लेनी पड़ती है, मतलब कि परमिशन लेनी पड़ती है। आगे बात करते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में। और रेगिस्तानी ओक जो है, ये ओक जो पेड़ होता है, ओक का पेड़, ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है और इसकी ऊंचाई 11 से 12 फुट होती है और पत्तियां बहुत ही कम इसमें देखने को मिलती है। इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें जो होती 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती है जब तक कि वे पानी तक ना पहुंच जाए, मतलब कि इतनी गहरी होती है कि वो पानी तक पहुंच जाती है। रेगिस्तानी ओक के पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और जब भी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डाल करके पानी निकाल लेते हैं। मतलब ये इस पेड़ की विशेषता होती है कि ये पानी को अपने अंदर संचित करके रखता है। आगे बात करते हैं बिहू का त्योहार। बिहू जो है ये त्योहार असम में चावल की नई फसल कटने पर मनाया जाता है। आगे यहाँ पर है भेला घर। असम में घास और बांस से बना हुआ घर जिसे भेला घर कहा जाता है। उरुका बिहू से पिछले दिन की शाम को उरुका कहा जाता है। बोरा व चेवा चावल के 2 प्रकार हैं जो कि पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं और इसे असम में खाया जाता है। अब देखिए चेवा चावल जो है ये क्या होता है, तो ताव यानी कि कढ़ाई को आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे और उसे केलों के पत्तों से ढक देंगे और थोड़ी देर बाद चेवा चावल जो है खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे बात करते हैं असम में चाय के साथ में पीठा दिया जाता है। देखिए पीठा क्या होता है, तो पीठा एक बना हुआ केक होता है जो भारत के असम और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा खाया जाता है। आगे बात करते हैं बिहू त्योहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं और लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती है। भात सुक्तो चावल और रसे वाले सब्जी जो होती है उसे भात सुक्तो कहा जाता है। पोचमपल्ली ये एक आंध्र प्रदेश का जिला है और इस जिले में अधिकतर लोग बुनकर हैं और इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। कल्लू की शाल, मधुबनी पेंटिंग, असम के सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई ये सब प्रसिद्ध हैं। मलयालम में चिड़ियप्पन पिता के छोटे भाई को कहा जाता है और इसी के साथ में कुंजम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी जो होती है उसे कुंजम्मा कहा जाता है। केरल जो है मसालों का बगीचा कहा जाता है। और आगे प्रश्न है, आगे अगला पॉइंट है हमारा लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा, ये पहली महिला जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। धन्ना मंडी गांव राजौरी जम्मू कश्मीर में है और जब परेड होती है तो 4 टुकड़ियां चलती है और पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। ये तो दोस्तों ये थे आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। और ये आपको कैसे लगे, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।